सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी पेज। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है माइग्रेशन टाइप, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो दोस्तों, हमने पहला चैप्टर पॉपुलेशन में कवर किया था। हमने जनसंख्या के बारे में जाना था कि कहाँ कितनी जनसंख्या है, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होती है, कहाँ जनसंख्या रहना पसंद करती है। लेकिन अब हम यहाँ पे जनसंख्या के मूवमेंट के बारे में जानेंगे, कहाँ जाना पसंद करती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें हमारी जनसंख्या के बारे में जानने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई, माइग्रेशन के नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि लोगों का एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किस लिए जाना? फॉर फाइंडिंग वर्क, ठीक है, अच्छे काम की तलाश में, हेल्थ कंडीशन बेटर, रहने के लिए जो जगह अच्छी हो, जहाँ हेल्थ अच्छा मिले, हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, हमें अच्छी पढ़ाई मिले, जो चीज़, यही सब चीज़ें तो इंसान को अट्रैक्ट करती हैं। इंसान शहरों में क्यों रहेगा? गांव छोड़कर इंसान शहर क्यों आता है? माइग्रेशन क्यों होता है? यही कारण है जो हमें माइग्रेशन करने के लिए मजबूर करते हैं। तो पहली जो हमारी जनगणना थी, वो पिछली वीडियो में बताना भूल गया था। फर्स्ट जनगणना तो यहाँ थी हमारी, वो 1872 में कराई गई थी, ब्रिटिश पीरियड में। और इसके बाद ऑफिशियल रूप में 1871 से कराया जाने लग गया। तो 1881 से कराया जाने लग गया। तो ये 1881 जो था, ये एक दशक का ईयर बन गया। तो आप यहाँ से 1881 से 1891 हो गया, 1891 से 1901 हो गया, 19, तो मतलब ये एक ईयर चलने लग गया, पहला ईयर, कि जो पूरे डेकेड की ग्रोथ को बताएगा, जो हर 10 साल में इसलिए हमारी जनगणना होती थी। फिलहाल हम आगे चलेंगे जनगणना के बारे में, हम प्लेस ऑफ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन कितने तरह का होता है? माइग्रेशन 2 तरह का होता है। माइग्रेशन लाइफ टाइम माइग्रेशन, ऐसा माइग्रेशन जहाँ से हम, मान लीजिए हम पहले किसी दिल्ली में रहते थे या कानपुर में रहते थे, मान लीजिए कानपुर में रहते थे, लेकिन पहले हमारे जो कुछ परिवार वाले लोग थे वो दिल्ली में रहते थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे काम करने आए थे, हमने अच्छा खासा काम कर लिया। अब हमने देखा कि हमें जो दिल्ली में अच्छी वैकेंसी मिल रही है, तो हम वहाँ पर जाकर अगर सेटल हो जाएंगे और परमानेंट अगर वहाँ पर सेटल हो गए, वहाँ पर अपना काम करने लग गए, वो मतलब फिक्स्ड हो गया, हमें लगता है कि अब वो जगह हमारे लिए पहले वाली जगह से ज़्यादा बेटर है, तो हम उसको परमानेंट माइग्रेशन या लाइफ टाइम माइग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। If a person's place of last residence different from the place of enumeration, then he is known as the migrant place of last resident. ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस जब जाएगा, तो देखो लाइफ टाइम वाले में क्या था कि हम अपनी बर्थ प्लेस को छोड़कर जा रहे हैं, और इधर वाले में क्या था कि हम अपने काम की दूसरी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। अरे सिंपल सी बात है यार, आज तुम यहाँ किसी दूसरे ऑफिस में काम करते हो, तुम वहाँ की हो गया, अब दूसरे ऑफिस से तुम जाओगे तो उसके लिए तो तुम माइग्रेंट कहलाओगे ना। ठीक है, उनके लिए तुम माइग्रेंट कहलाओगे। फिर माइग्रेंट भी 2 तरह के होते हैं, अप्रवासी और उत्प्रवासी, हिंदी में बोलते हैं। इन माइग्रेशन होता है और आउट माइग्रेशन होता है। तो जिनके लिए, जो लोग आते हैं, ठीक है, वहाँ से अगर तुम आओगे तो वो इन माइग्रेशन होगा। लेकिन अगर तुम हमारे घर से जा रहे हो, या मतलब हमारे पास से जा रहे हो, तो वो आउट माइग्रेशन होगा। सिंपल सी बात है। अब अकॉर्डिंग टू 2011 के मुताबिक सेंसस के 37% जो पॉपुलेशन है, 36 करोड़ लोगों ने माइग्रेंट करे थे। अब ये माइग्रेंट दोनों तरह के हो सकते हैं। राज्य के अंदर, मतलब स्टेट के अंदर भी मूवमेंट हो सकता है, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, और तो और मतलब कि ये दूसरे स्टेट में मूवमेंट, मतलब कि इंडिया के अंदर मूवमेंट में कहलाया जाएगा। ठीक है, और मतलब कि इंटर इंडिया बोल सकते हैं आप। ठीक है, और स्टेट के अंदर में क्या बोला, अभी ये सब आपको ये टर्म मिलेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप जब अगर इंडिया के बाहर कहीं जा रहे हैं तो वो इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रेवल हो जाएगा, है ना। सो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीम और टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, कितनी तरीके के माइग्रेशन की स्ट्रीम होती है। तो जनरल टर्म्स में हम कहें तो इंटरनल माइग्रेशन जो है, इट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन द कंट्री और नेशन। दिस कैन बी इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट माइग्रेशन। सीधी सी बात है, जो मैंने आपको बोली पहले, कि मतलब कि कंट्री के अंदर कोई माइग्रेशन हो रहा है तो वो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट होगा। मतलब कि कंट्री है, एक इंडिया कंट्री है, कंट्री में मान लीजिए यूपी एक स्टेट है, तो यूपी के अंदर जो माइग्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा, आप बताइएगा। ठीक है, यूपी के बाहर जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैं बता देता हूँ फिलहाल। इंट्रा मतलब राज्य के बाहर, ठीक है, और इंटर मतलब राज्य के अंदर। लेकिन ये सब कुछ कहाँ कवर हो रहा है, एक देश के अंदर। ठीक है,
तो फिलहाल 4 स्ट्रीम होती हैं हमारी बुक में जो दिया गया है इंटरनल माइग्रेशन की। गांव से गांव, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, गांव से शहर, ठीक है। फिर अर्बन टू अर्बन, शहर से शहर, मतलब कि मुंबई छोड़ के दिल्ली चले गए, ठीक है। अर्बन टू रूरल, शहर छोड़ के हम आ गए अपना एग्रीकल्चर करने, ठीक है। तो अर्बन टू रूरल, ठीक है। तो ये 4 फेजेस को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल जो इंडिया में माइग्रेशन है, अगर हम जेंडर वाइज देखें तो वुमेन माइग्रेशन सबसे ज्यादा है। वुमेन माइग्रेशन क्यों ज्यादा है, ये बुक में रीजन पूछेगा कि वुमेन, मतलब आपके पेपर में आएगा कि वुमेन्स का माइग्रेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है। आपको अभी एनसीईआरटी बुक में 2 चार्ट भी दिए जाएंगे, उसमें इंटर स्टेट और इंटर स्टेट में वो वुमेन्स का माइग्रेशन ज्यादा है। तो आप सिंपल टर्म में बोलेंगे बिकॉज ऑफ मैरिटल स्टेटस, ठीक है। महिलाओं का जो विवाह होता है, जब शादी होती है तो एक स्टेट से या एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो वो इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट और विद इन कंट्री का माइग्रेशन में आता है, ठीक है। और मेल किस कारण से मूव करते हैं, ज्यादातर देखा गया है कि इकोनॉमिक रीजन से, जॉब की अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में, काम की तलाश के लिए मेल का मूवमेंट ज्यादा होता है। लेकिन अब जो माइग्रेशन है, आप देखते हैं कि लड़कियों को भी बराबर मौके मिल रहे हैं पढ़ने के, और 12वीं के बाद मेन पढ़ाई तो होती है, 12वीं के बाद ही मेन पढ़ाई शुरू होती है, क्योंकि वही आपके करियर को निर्धारित करती है। तो महिलाओं को भी अब जब बराबर अवसर मिलने लग गए तो महिला भी पुरुषों की तरह काम की तलाश में मूवमेंट कर रही हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा जो महिलाओं का जो माइग्रेशन है वो किस कारण से हो रहा है, वो शादी की वजह से हो रहा है। तो आप शादी वाला रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन जैसे मैंने बता दिया कि कंट्री के बाहर का जो माइग्रेशन होता है, कंट्री के बाहर का माइग्रेशन इन और आउट, हमारी कंट्री से कोई बाहर जा रहा है तो इन, हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है तो आउट माइग्रेशन होगा, और हमारी कंट्री के अंदर आ रहा है तो इन माइग्रेशन होगा, ठीक है। तो इंडिया एक्सपीरियंस लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन मोस्टली फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे हम माइग्रेशन सबसे ज़्यादा देखते हैं। 2001 के सेंसस के मुताबिक 5 मिलियन लोगों ने हमारे माइग्रेशन हुआ था। अब हमारे देश में भी हुआ था और हमारे देश के अंदर भी हुआ था और देश के बाहर भी हुआ था, ठीक है। जिसमें से 96% जो माइग्रेशन है हमारे यहाँ बांग्लादेश से होता है। अब बांग्लादेश में 3 मिलियन लोगों ने माइग्रेट किया था, ठीक है। पाकिस्तान में 0.9 मिलियन लोगों ने और नेपाल में 0.5 मिलियन लोगों ने करते हैं। अब देखो बांग्लादेश के जो माइग्रेशन है, इसकी बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पाई जाएगी, जो बांग्लादेश के जो लगे हुए राज्य हैं जैसे कि आसाम है और पश्चिम बंगाल है, वहां पर बांग्लादेशी माइग्रेशन सबसे ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। और जैसे कि अब आप पाकिस्तान की आबादी सबसे ज्यादा कहाँ देखेंगे आप पाकिस्तानी माइग्रेशन, वैसे तो ये कहना नहीं चाहिए पर जम्मू कश्मीर में, पीओके में ये आबादी ज़्यादा मिलेगी। फिलहाल इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो आप टॉपिक से भटक जाएंगे। फिर हम इमाइग्रेशन के बारे में हमने देख लिया कि जो 0.16 मिलियन रिफ्यूजी, हाँ, जो हमारे देश में आता है, हमारे देश में अपने देश को छोड़कर जो आता है उसको हिंदी में शरणार्थी बोलते हैं और इंग्लिश में रिफ्यूजी बोलते हैं। तो 0.16 मिलियन हमारे देश में आए हैं, तिब्बत से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से और ईरान से। फिलहाल ये आपको मिल जाएगा एम माइग्रेशन। और ई माइग्रेशन मतलब एम माइग्रेशन, वही एम माइग्रेशन मतलब कि इन माइग्रेशन, वो एम माइग्रेशन मतलब कि आउट माइग्रेशन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द एम माइग्रेशन इंडिया एक्सपीरियंस आल्सो ह्यूज एम माइग्रेशन activities, a country settle permanently in another country. As per the census of 2001, around 20 million people of Indian diaspora are spread across 110 countries. तो दोस्तों 110 कंट्रीज में इंडिया के लोग रहते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे रहते हैं। और कितने लोग रहते हैं, 2001 के अनुसार 20 मिलियन लोग 110 देशों में इंडिया के रहते हैं। अब ये बहुत सारे देश हैं। डायस्पोरा को समझाने के लिए आपकी बुक में एक छोटा सा टर्म दिया गया होगा, द ग्रेट इंडियन डायस्पोरा। उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो डायस्पोरा में 3 वेव्स आई थी, ठीक है। जिनमें जो पहली वेव थी वो ब्रिटिश पीरियड के वक्त की थी। तो उनमें जो क्या होता था, हमारे यहाँ के इंडियन लेबर्स को बहुत ही जोर जबरदस्ती से, मजबूरी से या लालच देके जिस भी तरह से दूसरे भर के ले जाया जाता था शिप्स के द्वारा, दूसरे देशों में, अमेरिका में ले जाया जाता था और अफ्रीका में ज़्यादा ले जाया जाता था। और आप आज के समय में जितने भी आप इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, जहाँ भी देश देखते हैं, इंडियंस को अगर आप देखेंगे तो वो ब्रिटिश पीरियड से ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आज़ादी के बाद जो इंडियन का जो माइग्रेशन हुआ वो बाय लेबरर माइग्रेशन हुआ। लेबरर माइग्रेशन मतलब कि लेबर, इंडिया जो था यहाँ पर चीप लेबर अवेलेबल थे, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग थे वो दूसरे कंट्रीज में जाना शुरू कर दिया। और 1970 के वक्त में आपने
देखा होगा कि हमारे देश में तेल की और ऑयल की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लग गई। और जब ऑयल की डिमांड बढ़ने लग गई तो जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, मतलब कि तेल वाले देश हैं, इनमें लेबर्स की डिमांड बढ़ेगी। और जब लेबर्स की डिमांड बढ़ेगी तो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों से ही सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करके वहाँ पे जाते हैं। ये बुरा लगेगा, लेकिन हमारे देश के लोग ही दुबई जैसे देशों में वेटर जैसी नौकरी करना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे देश में उन्हें एक बड़ी अगर एक एजुकेशन फार्मा या फिनटेक नहीं मिली तो वो अपने आप को बहुत शर्मनाक मानते हैं, लेकिन वहाँ पर वो अपने आप को बड़ा स्टैंडर्ड मानते हैं। ये वैसे एक सोसाइटल प्रॉब्लम है। फिलहाल इसके बाद जो तीसरी तरह का जो माइग्रेशन आया वो आया कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का, जो मतलब कि जो टैलेंटेड लोग थे, स्किल बेस्ड जो लोग थे जो माइग्रेट करते थे अमेरिका में और यूरोप में, जो मतलब कि अच्छी स्किल के डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, तो जो इस कारणों से अच्छी अपने आप को विदेश में सेटल करने के लिए ये तीसरे तरह का माइग्रेशन और डायस्पोरा हो गया। तो ये 3 डायस्पोरा अपने आपकी बुक में दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल हम स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन, अब हम माइग्रेशन के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो हमें अपने अंदर के देश में जो किन किन स्टेट में इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन ज़्यादा होता है ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो देखो ये सब अनइवन है, अनइवन जैसे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, वैसे ही पॉपुलेशन का जो माइग्रेशन है वो भी अनइवन है। ठीक है, ये वर्ड तुम यूज कर सकते हो कहीं भी। ये वर्ड जो है ना जादुई शब्द हैं, ये शब्द बुकिश हैं, पर इनको अगर अच्छे से यूज करोगे तो तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, टीचर को अट्रैक्ट करेंगे। इनके नीचे एक आप अंडरलाइन कर देना ब्लैक पेन से लिखते वक्त। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन है, इसको अंडरलाइन कर देना। तो इन टीचर की जो नजर है ना वो आपको 3 नंबर ऐसे देगी, बाकी जो 4 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर आपको यूं मिलेंगे। ठीक है, स्टेट रिसीविंग हाई नंबर्स ऑफ इन माइग्रेशन, किसमें किन स्टेट की तरफ लोग ज्यादा जाते हैं, तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है। 2.3 मिलियन लोगों में वहां पर जाते हैं जॉब्स के लिए और जितने भी कारण है। और सबसे ज्यादा आप जानते हैं भारत का हॉलीवुड मुंबई में सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, इसीलिए वहां की आबादी सबसे ज्यादा है। तो उसके बाद दिल्ली है, दिल्ली की तरफ सबसे ज्यादा यूपी, बिहार। और देखिए आउट माइग्रेशन में अपने मन में एक इमेज बना लीजिए कि आउट माइग्रेशन कहाँ से लोग जाते हैं, यूपी बिहार से सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। और कहाँ पर जाते हैं, महाराष्ट्र और दिल्ली में जाते हैं। मतलब कि दिल्ली मुंबई बोल दो, स्टेट वाइज अगर बोले, और दिल्ली मुंबई में जाते हैं। तो गुजरात, हरियाणा, और मतलब आपको क्लियर हो जाएगा मन में कि 2-4 इमेज बन जाएगी कहाँ के लोग जा रहे हैं, कहाँ के लोग आ रहे हैं। तो ग्रेटर मुंबई में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ इन माइग्रेशन देखा गया है, और इसीलिए मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी स्लम एरिया कहा जाता है। एशिया में सबसे बड़ा स्लम मुंबई में ही है। सो दोस्तों, हम माइग्रेशन के कॉजेस के बारे में समझेंगे कि वो क्या कारण है जो लोगों को माइग्रेट करते हैं। इनको हमने 2 भागों में बांटा है, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश मतलब क्या होता है, किसी को मजबूर करना। ठीक है, किसी को मतलब वो कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन उसको धक्का देकर लड़का काम नहीं करना चाहता, लेकिन घर वाले उसको धक्का देकर काम करा रहे हैं, तो ये पुश फैक्टर हो गया। पुल फैक्टर मतलब अट्रैक्ट करना, कोई चीज अट्रैक्ट करना। ठीक है, लड़का लड़की को देख के अट्रैक्ट होना। ठीक है, ये पुल फैक्टर हो। तो आइए हम माइग्रेशन के संदर्भ में समझते हैं। पुश फैक्टर क्या है, ऐसी मजबूरियां जो लोगों को माइग्रेट होने के लिए मजबूर करते हैं। वो इन्वायरमेंटल भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल भी हो सकती हैं, सोशल भी हो सकती हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल कारण जैसे कि बाढ़ हो गया, बाढ़, भूकंप, तूफान, है ना, सब कुछ मतलब बहुत सारी होती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल में जैसे कि वॉर हो रही थी। आपने देखा होगा जब तालिबान अफगानिस्तान में एंटर किया था और उसका इन्वेजन पूरा हो गया था, तो कितने लोगों उनका माइग्रेशन कितनी तेजी से हो रहा था, कितनी बुरी तरीके से माइग्रेशन हो रहा था। लोग हेलीकॉप्टर में लद के, कुछ लोग तो हेलीकॉप्टर से गिर जा रहे थे, प्लेन से। तो ये माइग्रेशन क्या है, लोगों को पुश कर रहा है बाहर जाने को, क्योंकि उनके देश में आतंक, हिंसा, वायलेंस इतनी ज्यादा हो गई थी। ठीक है, ये पॉलिटिकल कारण है। पॉवर्टी, गरीबी भी है, बहुत गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, जो लोगों को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काम की तलाश में मजबूर करती है। ठीक है, हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। अब देखो, इसको तुम लैंड का सीधे सीधे गांव से समझ सकते हो। गांव में एक खेत में अगर 5 लोग काम करते हैं तब भी प्रोडक्टिविटी उतनी ही होती है, लेकिन उसी खेत में अगर 10 लोग काम करेंगे तब भी उतनी ही प्रोडक्टिविटी होगी। इसका मतलब जो 5 लोग हैं वो बेकार काम कर रहे हैं, उनको कहीं और जाकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि 5 लोगों में ही काम केवल अच्छा खासा हो सकता है। इसलिए जो लैंड पे जो प्रेशर है वो इसीलिए बढ़ता है। तो इसलिए लोग गांव से शहर की ओर मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि गांव में काम हो रहा होता है,
समझ रहे हैं। तो लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, हाँ ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो हेल्थ केयर और एजुकेशन मैंने बताया कि अट्रैक्ट करती हैं। फिलहाल पुल फैक्टर क्या है जो उनको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो मजबूर भी करती हैं। जैसे कि मान लो जो मजबूर करेगी वही चीज़ अट्रैक्ट भी करेगी, ठीक है। तो अब इसको कैसे समझ सकते हो, इसको मैंने जैसे समझाया कि हेल्थ, जैसे मैंने आपको समझाया था, हेल्थ केयर और एजुकेशन ये चीज़ हमें मजबूर भी करती है शहर की तरफ मूव करने के लिए और एक तरह से अट्रैक्ट भी करती है, ठीक है। फिलहाल पुल फैक्टर क्या है जो हमें अट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट सिटीज़ और प्लेसेस में जाने के लिए, जैसे कि बेटर एजुकेशन, वही सिंपल सी चीज़ है, एंड सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन 38% मेल्स माइग्रेट फॉर वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, whereas only 3% ऑफ फीमेल माइग्रेट फॉर सेम रीज़न। ये चीज़ मैंने पीछे बताया था कि वुमेन का जो माइग्रेशन है मेनली किस लिए होता है, शादी की वजह से होता है। काम की वजह से कितनी वुमेन्स माइग्रेट करती हैं, 3% वुमेन माइग्रेट करती हैं और 38% मेल माइग्रेट करते हैं। तो वुमेन का अगर माइग्रेशन जितना ज़्यादा होगा इस रीजन में तो उनको उतनी ही फ्रीडम मिलेगी, वो उतना ही वल्नरेबल बनेंगी और अपने डिसीजन को लेकर चलेंगी। तो हमारा देश आके मतलब जो हमारा अमृत काल चल रहा है उसमें अच्छा खासा जो उनमें पार्टिसिपेशन कर सकती हैं। और आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेशन बता दूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिन देशों में वुमेन पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, मतलब कि जिन देशों में महिलाओं की भागीदारी जा रहा है काम में, उन देशों का उन स्टेट्स का जीडीपी बहुत ज़्यादा हाई है। आप नॉर्थ ईस्ट के जीडीपी को अगर आप उड़ीसा, बिहार जैसे पुरुष प्रधान स्टेट्स की जीडीपी से कंपेयर करेंगे ना तो आपको वहाँ की जीडीपी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। वहाँ पर नागालैंड में और मतलब वहाँ पे ईसाई आबादी रहती है तो वहाँ पे इंग्लिश बोलना मस्ट है, ठीक है। तो वहाँ की लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा मेघालय और त्रिपुरा का। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं कि 65% लोग जो हैं इन वुमेन जो है माइग्रेट करती हैं मैरिज कॉजेज से, 2% मेल, हाँ मेल मैरिज के कारण से केवल 2% माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल सबसे ज़्यादा मेल्स का माइग्रेशन कहाँ पर होता है आप जानते हैं। आपको मैं बता दूँ ऐसा इन्फॉर्मेशन कि जो जिस तरह से पूरे पैन इंडिया में मेल डोमिनेंस है मेन पैन इंडिया में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में वुमेन की डोमिनेंस हो, मतलब वहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे टर्म में मिल रहा है, जैसे कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, पुरुष प्रधान समाज, उसी तरह से वहाँ पर मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, मतलब कि महिला प्रधान समाज होता है, ठीक है। तो इसलिए जब जहाँ महिला प्रधानता होगी वहाँ पर महिलाओं को अधिकार ज़्यादा होंगे, प्रॉपर्टीज़ पे अधिकार ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर लोग शादी करके घर पे आते हैं, मतलब घर जमाई वहाँ पर ज़्यादा बनते हैं। इसीलिए मेघालय की जो मेल जो मैरिज के कारण से माइग्रेट करते हैं सबसे ज़्यादा है। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा कौन है, मेल कारण में मेघालय। फिलहाल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, कारण, ऐसे कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कौन से रीजंस हैं जो माइग्रेशन को मजबूर करते हैं, ठीक है, मतलब कि आगे आने के लिए। तो माइग्रेशन इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर स्पेस। People tend to move from place to low opportunity and low safety to the place of higher opportunity and basically better safety that result and can be observed in economical, social, cultural and political and demographical terms, ठीक है। तो देखिए आपको अगर मैं जंगल में कह दूँ रहने के लिए, आप जंगल में क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा की कमी है, ठीक है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ की कमी है, ठीक है, वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है, आप वहाँ डर कर कब तक रहेंगे। इसीलिए आप सेफ्टी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेफ्टी, ठीक है। उसके बाद होती है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जो लोगों को जहाँ पर ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, जंगल के बीच में नहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। जंगल के बीच में क्या है, देखिए फैक्ट्री सेटअप हो सकती है, जैसे कि ओडिशा में कोयल माइंस जब सेटअप हुई थी तो वहाँ पर जैसे कि कोल माइन सेटअप हुई थी, आयरन स्टील सेटअप हुई थी, तो उस वक्त पे वहाँ पर गांव की आबादी ज़्यादा अट्रैक्ट हुई थी, इसीलिए वो शहर वहाँ पे डेवलप हुए थे। फिलहाल तो ये कारण हो गए। आगे मैं बढ़ता हूँ। इकोनॉमिक रीजन मैंने बता दी। इकोनॉमिक रीजन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव में क्या होगा, रेमिटेंसेज आर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री एज माइग्रेंट्स सेंड रेमिटेंसेज ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स ऑफ द फूड, रीपेमेंट ऑफ द लोन, डेबिट, ट्रीटमेंट, मैरिज, चिल्ड्रन, एजुकेशन इन कारणों से अगर वो रेमिटेंस है, तो रेमिटेंस क्या होता है, हुंडी बोलते हैं। हुंडी मतलब हिंदी वालों के लिए हुंडी बोला जाता है। रेमिटेंस मतलब जो व्यक्ति बाहर काम कर रहा है और अपने घर को जो पैसा दे रहा है अपने घर को चलाने के लिए, ठीक है, बाहर काम करके अपने घर को चलाने के लिए पैसा देता है, वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। आपको मैं बता दूं, लोग एफपीआई के पीछे भागते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो, मतलब कि लोग सोचते हैं कि हमारे देश में जितना विदेशी निवेशक होंगे उतना ही हमारे देश में जो डॉलर की जो कमी है,
वैसे आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर जितना हमारे देश में विदेशी लोग इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमारा देश डेवलप करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। करीब मैंने देखा इस बार के डेटा में 100 अरब डॉलर का जो रेमिटेंस है वो केवल हमारे जो देश में लोग रह रहे हैं, दूसरे दूसरे देशों में जो लोग रह रहे हैं इंडिया के, उनके द्वारा आया है केवल। मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो को देखें तो 98 बिलियन 98 करोड़ लोगों ने मतलब कि दिया है डॉलर। और मतलब कि जो डॉलर का सबसे बड़ा सोर्स है वो रेमिटेंस है। तो मतलब कि इकोनॉमी को रन करने के लिए डॉलर की इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे को जानना चाहिए। डॉलर की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर के माध्यम से होता है। कितना 30 to 40% जो ट्रेड है इंटरनेशनल वो डॉलर में होता है, ठीक है। सबकी जो करेंसी है उसमें नहीं होता है, ठीक है। फिलहाल तो आप समझ गए रेमिटेंस क्या होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन, हाँ, जब हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी 1960 के वक्त में, तब पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो था, वहाँ पर ये रेवोल्यूशन काफ़ी सक्सेसफुल हुई। चावल और गेहूं का उत्पादन मतलब प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हाई होने लग गया कि ये यहाँ के किसान समृद्ध होने लग गए। और इसलिए यहाँ पर अपनी सक्सेस को देखिए, जब हमारे पास बेसिक रिसोर्सेज होते हैं तो हमारा लाइफ स्टैंडर्ड, हम सोचते हैं कि अब हम अपनी लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ाएं। जब हमारे पास रोटी, कपड़ा और मकान हो जाता है तो हम क्या सोचते हैं, हमें एक अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, ठीक है। इसीलिए यहाँ से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ। और पंजाब के सबसे ज़्यादा लोगों को कहाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पंजाब के ज़्यादातर लोग कनाडा और अमेरिका जाना प्रेफर करते हैं। तो इंडिया के सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन है वो इन स्टेट्स में हुआ और इन कारण से हुआ, आपको मैंने बता दिया। निगेटिव कारण क्या है कि जैसे कि जिन तरफ पे माइग्रेशन होता है, जैसे कि इंटरनल स्टेट में मैंने बताया था कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है, यूपी बिहार के लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं, तो वहाँ पर स्लम्स एरियाज डेवलप हो जाते हैं, वहाँ पर ओवर क्राउडिंग होने लग जाती है, वहाँ की जो लैंड है उस पर दबाव, फोर्स, प्रेशर ज़्यादा लगने लग जाता है क्योंकि रिसोर्सेज वहाँ पर घटने लग जाते हैं। और इसलिए शहरों की आबादी ज़्यादा होती है और शहरों में ट्रैफिक और पॉल्यूशन और ये सब जो अभी मैं आगे बताता हूँ, आगे इन्वायरमेंटल कॉजेज़ में ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी कि मतलब पॉपुलेशन है, वाटर शॉर्टेज है, और जैसे कि पानी की कमी हो गई, मतलब जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो कम होने लग जाती शहर में। इंसान आता है इन्हीं चीज़ों के लिए है, बट यही चीज़ें वहाँ पर कम होने लग जाती क्योंकि हर चीज़ एक सीमित मात्रा में है, हमें सभी को कंजर्व करके आगे चलाने की ज़रूरत है। फिलहाल हम डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस को देखें तो ये भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं। विद इन कंट्री में देखें तो अर्बनाइजेशन को प्रमोट करता है। अगर कोई रूरल आदमी अर्बन एरियाज़ में अगर माइग्रेट करता है तो क्या होगा, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगी, और अर्बन पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण ज़्यादा होगा क्योंकि शहर में रहने वाली जब आबादी ज़्यादा होगी तो शहरीकरण बढ़ेगा, और शहरीकरण बढ़ेगा तो इसका मतलब शहर का एरिया बढ़ेगा। शहर का एरिया बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, लोगों की नीड्स ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, मार्केट बड़ा होने लग जाएगा, और ग्लोबलाइजेशन ऐसे ही प्रमोट होता है। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। और फिलहाल सोशल कॉन्सिक्वेंसेज आप जानते हैं कि ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज जैसे कि समाज में जाति, धर्म और इन आधारों पे लोग जो, जैसे कहा जाता है कि कहीं पे किसी जाति की डोमिनेंसी ज़्यादा है तो उस कारण से, जैसे मान लीजिए डोमिनेंसी में तो नीची जाति वाली को या ऊपर जाति वाले को, बहुत से लोग हैं, हम नीचे ऊपर की बात नहीं है, जो भी जाति डोमिनेंट में रहेगी वो दूसरे वाले को रिप्लेस करने की कोशिश करेगी। इसी वजह से जो डोमिनेट नहीं हो, जिनको डोमिनेट किया जा रहा है वो लोग माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है। इन कारणों से भी माइग्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये निगेटिव कारण हो गए फिलहाल। तो देखो यही सब कारण होते हैं, और इसीलिए जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं, जैसे कि क्राइम करना, ड्रग करना, ठीक है, एब्यूजिंग, गलत मतलब चोरी, लूट, डकैती, इन्हीं कारण से होती है क्योंकि उनको वो मौके नहीं मिल पाते हैं। लेकिन हम किसी भी अपराध को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उस अपराध की जड़ को और उस अपराध की मानसिकता को बताने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से इंसान वो पैदा होती है, जिन कारणों से वो इंसान करता है, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज में मैंने बता दिया कि वाटर शॉर्टेज है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा दबाव होने लग जाता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अदर कॉन्सिक्वेंसेज में देखेंगे, जब मेल माइग्रेंट जो हैं अपनी वाइफ्स को रूरल एरियाज में छोड़ के जाते हैं तो वहाँ पर क्या है कि रूरल आबादी में
गांव की आबादी में महिलाओं की आबादी ज़्यादा होगी, तो महिलाओं पे भी क्या होता है, फिजिकल और मेंटल टेंशन होने लग जाती है, प्रेशर होने लग जाता है, क्योंकि भाई खेत भी संभालना है, घर को भी संभालना है, तो वुमेन्स पे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो माइग्रेशन फॉर और लेकिन अगर वुमेन का माइग्रेशन अगर होता है तो उनको फ्रीडम, जैसे मैंने बताया कि फ्रीडम मिलेगी, अच्छी वो वल्नरेबल होंगी और अपने आप को डेवलप कर सकेंगी। ठीक है, और मतलब कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वो हो सकेंगी। और ठीक है, और देश में फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हर नागरिक को जानना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, तो इसको इन कारणों से किसी को भी बाधित नहीं करना चाहिए। हमारा चैनल इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है। फिलहाल इस वीडियो को हम लोगों ने बनाने में बहुत मेहनत करी है। ये वीडियो वहाँ पर ख़त्म होती है। आपके एग्ज़ाम में कितना हेल्पफुल होगी और आपकी लाइफ में कितना हेल्पफुल होगी, यही हमारा सबसे बड़ा मिशन है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।